नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ आरएसएस के संबंध में प्रख्यात समाजवादी नेता और प्रख्यात पार्लियामेंटेरियन श्री मधुलिमय जी के विचारों की। श्री मधुलिमय जी का जन्म 1922 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और बचपन से ही वे समाजवादी थे। 1937 में जब वो सिर्फ 15 वर्ष की उम्र के थे तो 1 मई मजदूर दिवस के दिन एक जुलूस निकला था जिसके वो भागीदार थे, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी श्री बापट और श्री एस.एम. जोशी कर रहे थे। उस पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। बचपन में ही उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि आरएसएस अपने से अलग किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकता है। जब 1965 में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर संयुक्त समाजवादी दल का गठन हुआ तो उस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर्स के रूप में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता हुए। और जब गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जनसंघ को भी साथ लगने का, वामपंथियों के साथ साथ जनसंघ को भी साथ रखने का विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत किया तो एकमात्र मधुलिमय थे जिन्होंने विरोध किया। सच अगर पूछिए तो 1965 से लेकर 67 तक उन्होंने विरोध किया। अंत में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बात पर मतांतर हो लेकिन नेता की बात को मान लिया जाए। तो उस परिस्थिति में मधुलिमय ने डॉक्टर लोहिया की बात को स्वीकार कर लिया। उसके पहले स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो लगातार संघर्षरत रहे। गोवा मुक्ति आंदोलन में 1948 के आसपास भी, और जब 61 में आज़ादी मिली है गोवा को पुर्तगाल से, उस वक्त तो बड़े से एक थे गोवा मुक्ति आंदोलन के। पार्लियामेंट में इनका असर यही था कि जब हाथ में कुछ कागजात दबाए हाउस में आते थे वो, तो सत्ता पक्ष यह सोचता था कि आज किस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न मधुलिमय उठाएंगे। और सच अगर पूछिए तो सत्ता पक्ष घबराया रहता था मधुलिमय के प्रश्न से और उनके जो प्रतिप्रश्न होते थे उससे। अब मैं सिर्फ उनके संबंध में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में उनके क्या विचार थे, तो उनके बचपन जितने भी प्रमुख विचार थे उनकी चर्चा करने के पहले मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी इस देश में और इमरजेंसी खत्म होने के तुरंत बाद जब भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और कांग्रेस संगठन का, और कांग्रेस से निकला हुआ जो छोटा छोटा ग्रुप था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वगैरह, उनका मर्जर होकर जनता पार्टी बनी और चुनाव जब हुआ 1977 में तो जनता पार्टी सत्ता में आ गई। श्री मोरारजी देसाई, जेपी और कृपलानी जी के विचार के कारण प्रधानमंत्री हुए और श्री मोरारजी देसाई चाहते थे कि कुछ ऐसे नेता जो विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष पर लगातार प्रश्न करते थे उन लोगों को मंत्री बनाया जाए। कई लोगों को तो मंत्री पद स्वीकार हुआ लेकिन श्री मधुलिमय ने स्वीकार नहीं किया मंत्री पद और उनके बदले सोशलिस्ट पार्टी की ओर से श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी को मंत्री बनाया गया। लेकिन वो एकमात्र प्रखर नेता थे जिन्होंने इस वक्त प्रश्न उठाया था कि जनता पार्टी बन गई है, सभी जो घटक हैं इसके उन लोगों को एक ही जनता पार्टी की सदस्यता रखनी होगी। क्योंकि जनसंघ के लोग जो थे, जनसंघ घटक के, उन लोगों ने दोहरी सदस्यता रखी थी, जनता पार्टी की भी सदस्यता और आरएसएस की भी सदस्यता। और मधुलिमय ने इसका सख्त विरोध किया कि ये नहीं हो सकता है और यही कारण था कि वाद विवाद बढ़ते बढ़ते फिर ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जनता पार्टी की जो सरकार गिरी उसमें एक प्रमुख कारण यह भी था।
अब हम कहेंगे कि आखिर मधुलिमा जी को आरएसएस की विचारधारा से क्यों इतनी दूरी उनकी थी। तो मैंने जो सर्च किया तो मैंने पाया कि उनकी जो महत्वपूर्ण बातें थी जिसके कारण वह उन्होंने आजीवन आरएसएस का पक्ष नहीं लिया और हमेशा उसका विरोध करते रहे, उसके कई कारण थे। आरएसएस हिंदू राष्ट्र करता है जैसे जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र में विश्वास किया। श्री मधुलिमा जी को था कि ये हिटलर के जो कार्य थे उनकी प्रशंसा किया करते थे आरएसएस के लोग। गुरु गोलवलकर, एमएस गोलवलकर साहब के जो विचार थे उनकी तुलना उन्होंने नाजियों के विचारों से भी की थी। जो बंच ऑफ थॉट्स है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट के ये विरोधी थे गोलवलकर साहब। ऑटोमेटिक आरएसएस, चूँकि भारत में कई धर्मों के लोग हैं इसलिए ये विचारधारा बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। आरएसएस और गोलवलकर वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। जब तक जाति व्यवस्था और उन पर आधारित विषमता इस देश में समाप्त नहीं होगी तब तक भारत में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आ सकती। गुरु गोलवलकर ईश्वर की चतुरंग अभिव्यक्ति के समर्थक थे, अर्थात उनका था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जिसके लिए घोर विरोधी थे। और कोई भी जो समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होगा, मनुवाद का विरोधी होगा, वह इस व्यवस्था का विरोध अवश्य करेगा। गुरु गोलवलकर ने अपनी पुस्तक में जोड़ा कि शूद्र अपनी हुनर के कारण समाज की सेवा कर रहे थे। ये निश्चित तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से जाति व्यवस्था का समर्थन है जो बंच ऑफ थॉट्स में लिखा गया है। भाषा के संबंध में आरएसएस की विचारधारा है कि संस्कृत को आगे किया जाए और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को, जबकि सभी समाजवादी, चाहे वो लोहिया हो, लिमय हो, कर्पूरी हो, इन सभी लोगों का था कि जिस लोक भाषा के वो समर्थक थे कि जिस राज्य की जो भाषा है उसमें वो काम करे, चाहे वो पश्चिम बंगाल बंगला में करे, तमिलनाडु तमिल में करे, केरल मलयालम में करे, महाराष्ट्र मराठी में करे। इसके आगे उन्होंने लिखा कि संविधान में संघ राज्य की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो आरएसएस की विचारधारा है उसमें वो डेमोक्रेसी को भी सही नहीं मानते वे लोग। और बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा गया है कि संविधान का वो पुनरीक्षण चाहते हैं। राष्ट्रीय झंडा का सम्मान तो अब जाकर शुरू हुआ है कि नागपुर का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ अब जाकर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, अन्यथा आरएसएस हमेशा भगवा ध्वज का समर्थक रहा है। लिमय के मन में ये भी बात रही कि डेमोक्रेसी में चूँकि उनका विश्वास गोलवलकर साहब का नहीं था, तो निश्चित तौर पर आरएसएस भी इसे विदेशी विचार मानता है। और इनका ये है आरएसएस का कि संघ मजबूत रहना चाहिए और एक कहिए कि एक तंत्रीय प्रणाली का वो समर्थन करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री लिमय, जिन्होंने सिद्धांत के तौर पर सांसदों विधायकों के पेंशन का भी विरोध किया था और वो इस सिद्धांत के अड़िग समर्थक थे, आजीवन उन्होंने पेंशन नहीं लिया। जब उन्होंने 1980 के बाद संन्यास लिया सक्रिय राजनीति से, तो वो दिल्ली में रहकर भी विभिन्न अखबारों में कॉलम लिखते थे और उससे जो आय होती थी उससे वो अपना भरण पोषण करते थे। तो लिमय जैसे व्यक्ति की जो विचारधारा है आरएसएस की, और अब इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि भारत सरकार ने जो अनुमति दी है सिविल सर्वेंट को आरएसएस की शाखाओं में जाने में, तो लिमय जी का यह भी एक विचार था कि आरएसएस की शाखा क्या है। वहाँ तो बचपन से ही लोगों में अपनी जो विचारधारा थोपी जाती है तो उसमें जगह ही नहीं रहती दिमाग में कि जब वो बड़े भी होते हैं तो कोई भी विचारधारा उनमें जगह नहीं बना सकती। इसलिए देशवासियों से अनुरोध है कि आप इसका मूल्यांकन करें, सोचें कि क्या सिविल सर्वेंट को आरएसएस की शाखा में भाग लेने की जो अनुमति मिली है ये सही है या गलत।
आने वाले कल में लोग यह डिमांड करेंगे कि सभी सिविल सर्वेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।